लोकतंत्र के इस महापर्व में चुनावों का कारवां जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चला है, जहां 5 चरणों का रण पूरा हो चुका है, तो आज देश भर में छठे चरण का मतदान समूचे भारत की 58 लोकसभा सीटों पर भी हुआ। इसके बाद अब शेष रह गया है एक यानी कि 7वां चरण, जिसमें देश भर की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें 13 उत्तर प्रदेश की हैं, 8 बिहार की हैं और अन्य 36 सीटें शेष बचे राज्यों की कुछ सीटें हैं। ऐसे में अगर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि जब कभी भी आम चुनावों की बात आती है, कहावत जरूर जहन में रहती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से गुजरता है। लखनऊ से होकर यानी लखनऊ वाले इस उत्तर प्रदेश को पहले आपको फतह करना होगा अगर दिल्ली में केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 7 चरण से पहले 6 चरणों तक प्रदेश की 67 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो चली है। इसके बाद अब बात की जाए यहाँ पर 7वें चरण की, तो आखिरी चरण में प्रदेश की शेष 13 सीटों पर मतदान होगा और जो कारवां है वोटिंग का वो पूर्वांचल में प्रवेश कर चुका है और पूर्वांचल में ही अब इसका समापन भी होगा। ऐसे में बात करेंगे पूर्वांचल में छिड़े इस महासंग्राम को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल की सियासत की कई संसदीय क्षेत्रों में अपना अच्छा खासा राजनीतिक दबदबा रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी से तो किनारा कहीं ना कहीं कर ही लिया है, लेकिन उनके समर्थकों ने जिस अंदाज में सपा का साथ दिया है वो बीजेपी के लिए चिंताएं बढ़ा देने वाला है। वहीं दूसरी ओर अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा पल्लवी पटेल, ओपी राजभर, जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका चुनाव में अदा करते हैं, उनको लेकर बात करेंगे इस ही खास पेशकश में आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे अमन जी से 7वें चरण के मतदान को लेकर। क्या अमन जी, चुनावी जो एक गाड़ी है, कारवां है, 6 चरण के मतदान से होकर के अब गुजर चुका है। अब आगे अगर देखा जाए तो 7वां चरण है, आखिरी चरण 1 जून की तारीख है और फिर उसके तीसरे दिन यानी 4 जून को परिणाम आ ही जाएंगे। लेकिन उस परिणाम से पहले 7वां और आखिरी चरण जो बेहद अहम माना जा रहा है वो है पूर्वांचल पर बात। जिस तरीके से हम यहाँ करने इस वक्त मौजूद हैं, पूर्वांचल में अगर अमन जी देखा जाए, अगर उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख दल है भाजपा और सपा के अलावा पूर्वांचल में जो क्षेत्रीय दल है वो बड़ी भूमिका अदा करते हैं। वो कई सीटों पर किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर अदा करते हैं, चाहे रघुराज प्रताप सिंह की यहाँ पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक हो, चाहे अपना दल सोनीलाल, अपना दल कमेरावादी हो, सुभाष सपा हो, निषाद पार्टी हो या अन्य कई और तमाम यहाँ राजनीतिक दल हो। ऐसे में पहला सवाल मेरा रहेगा कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ जिस तरीके से राजा भैया ने अब अपना रवैया दिखाया है, और कारण इसका बना अनुप्रिया पटेल का वो बयान जिसमें वो कहती नजर आई थी पूर्वांचल की उसी राजा भैया के गढ़ में कि अब ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं, निशाना राजा भैया पर उन्होंने साधा था। तो अब जिस तरीके से राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मोर्चा खोला, क्या इससे उन 2 लोकसभा सीटों पर जिन पर अनुप्रिया पटेल लड़ रही हैं और उसके अलावा उनसे संबंधित सीटों पर बीजेपी को झटका लग सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह अनुप्रिया पटेल ने ये बात कही कि अब ईवीएम से राजा रानी पैदा होते हैं, उसके पलटवार में राजा भैया ने कहा था कि ईवीएम से राजा रानी नहीं बल्कि जनसेवक पैदा होते हैं, जिनको 5 साल का इख्तियार होता है। उसके बाद जनता उनके खिलाफ अगर वोट करके उनको उनके पद से भी हटा सकती है। तो ये जनता जनार्दन है और जनता ही सर्वोपरि है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ये कुछ कहा था राजा भैया ने। वहीं ओपी राजभर ने इससे भी गलत बयानबाजी कर दी और जिस तरह की बातें लगातार राजा भैया के खिलाफ, चाहे ओपी राजभर हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, और जिस तरह से बीजेपी के साथ में ताल्लुकात खराब हुए हैं और राजा भैया के, उसको लेकर भी तमाम तरह से उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही। देखिए, यही राजा भैया जब बीजेपी का साथ देते हैं तो सबके प्रिय हो जाते हैं, सब उनको बड़ा मान सम्मान देते हैं और बड़ी बड़ी बातें उनके लिए करते हैं। लेकिन यही राजा भैया जब बीजेपी से थोड़ा सा अलहदा हो जाते हैं तो इनके ऊपर किस तरह के आरोप लगते हैं। उनको बाहुबली कहा जाता है, उनके राजा होने पर लगातार प्रहार किया जाता है और तमाम सारी बातें उनके परिवार को लेकर कही जाती हैं। लेकिन क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा हो सकता है? देखिए, राजा भैया का प्रभाव जो है पूर्वांचल के अंदर अक्षय बेहद कह सकते हैं जबरदस्त माना जाता है। 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजा भैया अगर कह सकते हैं पूरी ताकत के साथ में जोर आजमाइश करेंगे तो बड़ा रिजल्ट के ऊपर फर्क डाल सकते हैं। आप देखिए, मिर्जापुर में वो चुनाव प्रचार करने की बात करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी है, प्रयागराज हो गया, फूलपुर हो गया, ये कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर राजा भैया का प्रभाव देखने को मिलता है। अब क्या वाकई में राजा भैया ताबड़तोड़ तरीके से, क्योंकि आखिरी आप चरण की बात कर रहे हैं और जिसमें अभी 4-5 दिन का वक्त है जब आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो ऐसे में क्या राजा भैया भी यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं, खासकर बीजेपी के लिहाज से। क्योंकि बीजेपी के लिए अगर राजा भैया उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगे तो कई सीटों पर फर्क डालते हुए नजर आएंगे। और जैसा आपने कहा भी कि जो बयानबाजी हो रही है उनके खिलाफ, वो उससे बेहद नाराज भी हैं, खफा हैं, गुस्सा हैं
और बिल्कुल अगर बीजेपी के खिलाफ वो मोर्चा खोलते हैं तो यहाँ पर कई तरह की मुश्किलें बीजेपी और यहाँ तक कि अपना दल सोनेवाल जो है उनके लिए कह सकते हैं कि मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आएंगी। आप ओपी राजभर का जिक्र करिए, वो भी अनाप शनाप बनाए बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर कई तरह के जो दल हैं, संजय निषाद वो खामोश दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो तमाम जो दल हैं ये कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिस तरह का संकट पैदा कर रहे हैं बीजेपी के लिए, वो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप देखिए जो कह सकते हैं कि राजनीति के जानकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर, वो भी ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगभग 20 सीटों का घाटा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे मान के चलिए कि बीजेपी 74-75 सीटों पर लड़ रही है तो यहाँ तक कहा जा सकता है कि 50-55 के आसपास बीजेपी उत्तर प्रदेश में लेकर अगर आई तो यहाँ पर उनकी ताकत कम होती हुई दिखाई पड़ेगी। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के अंदर एक खलबली मची हुई है। परेशान है बीजेपी के नेता कि आखिर अगर ऐसा होता है तो कैसे वो दिल्ली में अपनी मजबूत सरकार बना पाएंगे। और जो आंकड़े हैं वो भी ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो उसके बावजूद भी 250-260 के आसपास उनका आंकड़ा रहने वाला है। सरकार तो शायद बना सकते हैं एनडीए के साथ मिलकर, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जो खुद की ताकत है अक्षय वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत कमजोर हो सकती है। अगर आम चुनावों के परिणामों में से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 20 सीटों का नुकसान होता है तो अन्य राज्यों से भी कुछ ना कुछ झटका जरूर लगेगा। ऐसे में अमन जी बात जारी है जैसे पूर्वांचल के इस सियासी समीकरण को लेकर कि आपने यहाँ पर जिक्र किया है संजय निषाद का। संजय निषाद वो नेता है, निषाद पार्टी वो दल है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट जरूर दी, लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो चुनाव चिन्ह भाजपा का ही है। वहां पर चुनाव चिन्ह सिंबल जो है संजय निषाद की निषाद पार्टी का नहीं है। इस पर संजय निषाद ने आपत्ति भी व्यक्त की थी, नाराजगी दिखाई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि संजय निषाद आम चुनाव के बाद यहाँ पर एनडीए से अलग होकर एक अलग राह अपना ली? देखिए बिल्कुल, और संभावना हमेशा इसलिए बनी होती है क्योंकि देखिए जो गठबंधन होते हैं इसको आप हमेशा तक का मत मानकर चलिए, ये राजनीतिक फायदे और नफा नुकसान के लिए होते हैं। और देखिए चुनाव से पहले जिस तरह से जयंत चौधरी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आया उनको लगा कि बीजेपी के साथ जाने में शायद उनको फायदा मिले तो बीजेपी के कह सकते हैं कि बगल में आकर वो बैठ जाते हैं। ओपी राजभर देखिए सपा के साथ में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसे उनको लगता है कि फायदा जो है वो बीजेपी के साथ जाने को लेकर मिल सकता है, वो इधर आ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, उनको एक सीट भी मिल जाती है। तो तमाम जो फैसले होते हैं अक्षय वो राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर होते हैं। और यही बात है कि यहाँ पर जितने भी दल हैं सहयोगी बीजेपी के वो अपना नफा नुकसान देखकर ही कोई फैसला कर रहे हैं। यही कुछ कहा जा रहा है कि तमाम जो कैलकुलेशन किए गए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर अब भारी पड़ सकते हैं। और जैसे कि लगातार लग रहा है कि पश्चिम की तरह आसान होगा बीजेपी के लिए पूर्वांचल को साधना, लेकिन पश्चिम में तो काफी हद तक स्थिति बीजेपी के काबू में रही, लेकिन पूर्वांचल में जाकर स्थिति उनके लिए बिगड़ती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि पल्लवी पटेल का भी कह सकते हैं कि जो रुख है वो अलग है। अनुप्रिया पटेल जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी उतना वर्चस्व अपना कायम रखने में उतनी कामयाब नहीं हो पड़े जैसे पिछली बार देखा गया था कि उनके जिस तरह 2 सीटें लगातार 2014 और 19 में जीती, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से वो चुनाव में कह सकते हैं मजबूती से खड़ी हुई, क्योंकि रॉबर्ट्सगंज में भी अंतरकलह दिखाई देता है। तो वहीं अगर हम बात करें मिर्जापुर में भी कहीं ना कहीं आपस में जो है स्थिति कोई बहुत बेहतर नजर नहीं आती। तो तमाम सारे जो आंकड़े हैं वो निकल के सामने आते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि 1 जून को जब मतदान होगा उसको लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान होगा और 13-14 जो सीटें हैं लास्ट के चरण में वहां पर बीजेपी के लिए अपनी नाक को बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि राजा भैया उनके खिलाफ खड़े हो गए। अनुप्रिया पटेल कह सकते हैं उनके साथ में जरूर है, लेकिन उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। ओपी राजभर की स्थिति भी कोई बहुत ताकतवर नजर नहीं आती। पल्लवी पटेल लगातार उन पर प्रहार करती दिखाई पड़ती है और सपा गठबंधन तो एक तरीके से बीजेपी के सामने खड़ा ही है। तो यहाँ बीजेपी की राह मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतिम चरण है अक्षय उसमें इतनी आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी की राह आसान नहीं है, वो भी अंतिम चरण में, क्योंकि पूर्वांचल में जो चुनावी कारवां पहुंचा है वहां पर सहयोगी दल काफी हैं, कई साथ हैं, कई अलग होते दिख रहे हैं और कई अलग हो भी सकते हैं। कारण है केवल यहाँ पर सीट शेयरिंग। यहाँ पर जिस प्रकार से संजय निषाद के खाते में एक सीट आई वहां पर उन्होंने इस प्रकार से बात अपनी रखी कि उस एक सीट पर मैं चुनाव चिन्ह अपना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने इस पर सहमति दर्ज नहीं की। बहरहाल अब देखना होगा कि अब मतदान का पहले तो प्रतिशत क्या रहता है 7वें चरण की उन 13 सीटों पर जो उत्तर प्रदेश में होगी जिन पर मतदान होगा। उसके बाद फिर तारीख होगी 4 जून की, जब परिणाम जब जाहिर होंगे और देश की 18वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों के परिणामों में पता चल जाएगा कि बीजेपी कहां है और विपक्ष कहां है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।